Hello friends, welcome to Target RBI YouTube channel and I am सुशील रगड़े एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। यहाँ पर मैं कोई आपको टिप्स नहीं देने वाला हूँ कि कौन से क्रिप्टो करेंसी में आपको इन्वेस्ट करना है। हम आज के इस वीडियो में एक जानने वाले कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है या बिटकॉइन है या ब्लॉकचेन है, इसके पीछे एक फ़िलॉसफ़ी क्या है। मतलब जो लोगों ने ये जो टर्म्स है इन्वेंट किए हैं उसके पीछे उनका क्या थॉट था, उन्होंने ये जो नया टेक्नोलॉजी है ये क्यों इन्वेंट किया। तो ये हम आज के इस वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं। मैं कोई क्रिप्टो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा करता नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एज एकेडमिक पर्पज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे लोगों का क्या थॉट था, इसका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, लिटरेचर क्या है इसका, वो हम देखने का ट्राई करेंगे। तो अभी देखिए ये एक अभी COP26 हुआ था, सबको पता है, ग्लासगो में। अभी ये है मिया मॉटली, बारबाडोस की ये प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन इन्होंने एक इतना ज़बरदस्त एक स्पीच दिया था। एंड यही एक्चुअली थॉट था, जो सतोशी नाकामोटो थे उनका यही थॉट था। मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली क्या कहना चाहती है या उन्होंने क्या कहा है। इन्होंने ये कहा है कि पिछले 13 साल में पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, $25 ट्रिलियन का स्कैम है। तो ये क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इनका कहना यह है कि वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे ना तो सेंट्रल बैंक्स होती है, जैसे फेडरल रिजर्व है या बैंक ऑफ इंग्लैंड है, हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या यूरोपियन सेंट्रल बैंक, अदर कंट्री की अलग अलग सेंट्रल बैंक से। ये बैंक्स क्या करती है, क्वांटिटेटिव ईजिंग, ठीक है, क्वांटिटेटिव ईजिंग या उसको आप जी से आप कहिए या बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम कहिए, इसके थ्रू ये कंट्रीज क्या करती है ना, ये सेंट्रल बैंक्स क्या करती है, मतलब हम आप कहो इसको अनाप शनाप पैसा छापती है, मतलब करेंसी ये प्रिंट करती है। और ये करेंसी प्रिंट करके हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में ये हम कहते हैं, आप कहिए कि लिटरली वो डंप करते हैं। और फाइनली ये जो पैसा है ये कहाँ जाता है, थ्रू स्टॉक मार्केट। ये जो सारा पैसा है कि वर्ल्ड के जो आप बिलियनियर देख रहे हैं, जैसे एलॉन मस्क है, जेफ बेजोस है, या हमारे यहाँ पे मुकेश अंबानी है, गौतम अडानी है, एंड थाउजेंड्स ऑफ बिलियनियर जो है पूरे वर्ल्ड में, इनके पास ये पैसा जा रहा है। अगर आप देखेंगे इंडिया में आज के डेट में ये इतना सारा स्टॉक मार्केट में जो बबल आया है वो इसी के वजह से आया है, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने बहुत पैसा छापा है क्वांटिटेटिव ईजिंग के नाम पे। और वो जो सारा पैसा है वो कहाँ आएगा, आपको पता है यूएस में इंटरेस्ट रेट इतने कम है, वो सारा पैसा अभी जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है वहाँ के स्टॉक मार्केट में ये पैसा आया है। और ये जो $25 ट्रिलियन है ये एक्चुअली कॉमन लोगों का ये पैसा है, सेंट्रल बैंक का, गवर्नमेंट का, यानी कि इस पे जो हक है वो उस कंट्री के सिटीजन्स का है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रहा है, पैसा प्रिंट कर रहा है और ये सारा पैसा अमीर लोगों के पास जा रहा है। तो फिर आप कहेंगे कि इसमें कॉमन आदमी का क्या नुकसान हुआ। अगर आप देखेंगे ना कि इतना सारा पैसा प्रिंट होने के बाद हमारे पास जो पैसा है, आपके पास मान लो अकाउंट में 10,000 रुपये है, आपको पता है ये पैसा का जो परचेसिंग पावर होता है, परचेसिंग पावर ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। अगर मनी का सप्लाई इतना सारा बढ़ गया तो परचेसिंग पावर, आपके पास जो 10,000 रुपये है उसका परचेसिंग पावर गिर जाएगा। यानी कि सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहा है, अनलिमिटेड अमाउंट में पैसा प्रिंट कर रहा है, और इसके वजह से आपके और हमारे पास जो पैसा है उसकी वैल्यू कम हो रही है। और इसी बात का गुस्सा आया था सतोशी नाकामोटो को। उनका कहना था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद सेंट्रल बैंक एंड ये वर्ल्ड के जो बिलियनियर लोग हैं इनका एक नेक्सस बना है। और इन्होंने इतना सारा पैसा छाप लिया है कि ये पैसा डायरेक्टली, मतलब इस पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर आप देखेंगे कोई भी एक कंट्री है, दैट कंट्री इज सोवरेन, मतलब उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। और वो अनाप शनाप पैसा प्रिंट करते जा रहे हैं, और वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है, सेंट्रल, ये पूरे जो लोग हैं बिलियनियर्स उनके पास जा रहा है। तो सतोशी नाकामोटो का कहना था कि ये जो पैसा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाप शनाप पैसा नहीं प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो परचेसिंग पावर है कॉमन आदमी की वो कम हो रही है। इसलिए उनको लगा कि यार अगर गवर्नमेंट इतना पैसा प्रिंट करेंगे और इसका सारा फायदा जो है वो अगर अमीर लोगों को होगा तो फिर कॉमन आदमी के पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। ये कंप्लीटली सेंट्रलाइज हो गया कि एक गवर्नमेंट और उसके बाद सेंट्रल बैंक, उस कंट्री के कुछ 5-6 अमीर लोग
बस ये मिलके पैसा प्रिंट करते हैं और ये सारा पैसा थ्रू स्टॉक मार्केट ये अमीर लोगों के पास जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो कॉमन लोग हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं है, और यही बात उनको बहुत चुभ गई और उन्होंने सोचा कि चलो अभी हम एक डिसेंट्रलाइज करेंसी हम इन्वेंट करेंगे, एंड वो करेंसी है उसका कोई एक लिमिट होगा। अगर आप देखेंगे तो 21 मिलियन बिटकॉइंस बन सकते हैं। उन्होंने एक ऐसा कोड सेट किया है कि मैक्सिमम बिटकॉइंस है वो मिंट किए जाते हैं। जैसे आप कॉइन मिंट करते हैं उसको भी मिंटिंग का प्रोसीजर कहते हैं, इसको भी मिंटिंग कहेंगे कि मैक्सिमम आप माइनिंग कहेंगे। माइनिंग जो है मैक्सिमम 21 मिलियन यानी कि 2.1 करोड़ इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ बिटकॉइन। हम ये बिटकॉइन की बात करें। क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है, ये एक टाइप की करेंसी है, उसमें ये एग्जाम्पल है आपका बिटकॉइन। दूसरा एग्जाम्पल जैसे इथीरियम है, इथीरियम इज अ काइंड ऑफ अ नेटवर्क एंड ईथर इज अ क्रिप्टो करेंसी। ऐसे आज के डेट में नियर अबाउट 8 से 10 हज़ार क्रिप्टो करेंसीज है। तो आपको ये एक इसके पीछे का बैकग्राउंड है कि सेंट्रल बैंक से एंड गवर्नमेंट से मिला के कितना भी पैसा छाप रही है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, और इसकी वजह से जो कॉमन पर्सन है, हम जो लोग हैं 7-8 बिलियन लोग पूरे अर्थ पे, उनका कोई इस पे कंट्रोल नहीं रहा है। इसकी वजह से सतोशी नाकामोटो ने ये क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन का इन्वेंशन किया है। आगे भी और हम देखेंगे इससे रिलेटेड और भी 2-3 फिलोसॉफीज है। एक फिलॉसफी जो हमने देख ली कि जो पैसे का जो प्रिंटिंग होता है उस पर कुछ लिमिट होना चाहिए, ऐसे सताशी नोकोमोटो और काफ़ी सारे वैसे थिंक करने वाले लोगों का एक व्यू था। अभी इसमें दूसरा एक व्यू है, वो है एक साइबर पंक्स मैनिफेस्टो। तो अभी साइबर पंक का मतलब क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है हु एडवोकेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। ये नियर अबाउट 80s में ना ये एक मोमेंट चालू हुआ था, इसको साइबर पंक कहते हैं, एंड ये फिर एक मैनिफेस्टो 9 मार्च को एक डिक्लेयर हुआ था। अभी हम देखते हैं यहाँ पर ये भी क्रिप्टो करेंसी के पीछे ये भी एक बड़ा थॉट है। क्या है कि प्राइवेसी इज नेसेसरी फॉर एन ओपन सोसाइटी इन द इलेक्ट्रॉनिक एज। प्राइवेसी इज नॉट सीक्रेसी। ठीक है, प्राइवेसी एंड सीक्रेसी में इन्होंने डिफरेंस किया था। अ प्राइवेट मैटर इज समथिंग वन डजेंट वांट द होल वर्ल्ड टू नो। मतलब प्राइवेट मैटर, आपके घर में आप क्या कर रहे हो तो लोगों को ऐसे लगता है कि बाकी के वर्ल्ड को वो पता नहीं चलना चाहिए बिकॉज इट इज प्राइवेट मैटर। बट अ सीक्रेट मैटर इज समथिंग वन डजेंट वांट एनीबडी टू नो। मतलब आपको अगर कुछ सीक्रेट ऐसा रखना है कि आपको ऐसा लगेगा ये किसी को कभी भी पता ना चले। ठीक है, अ प्राइवेसी इज द पावर टू सेलेक्टिवली रिवेल वन सेल्फ टू दी वर्ल्ड। ये इनका मैनिफेस्टो था। अभी इसका मतलब क्या है हम जान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी देखिए आज के डेट में डिजिटल वर्ल्ड में आपका मोबाइल है, आपका डेटा है, इंटरनेट के थ्रू गवर्नमेंट आपके ऊपर पूरा सर्विलियंस कर सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप अभी कहाँ बैठे हैं, आप कौन सी मूवी देख रहे हैं थ्रू नेटफ्लिक्स, आप कहाँ जा रहे हैं, आपके यहाँ पे टोल होता है फास्टैग के थ्रू, आप कौन से कंट्री में जा रहे हो, आप किसके साथ बात कर रहे हो। तो ये हो गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनके पास आपका सारा डेटा है, यानी कि आपकी प्राइवेसी एट रिस्क है अभी। इसका मतलब है अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपके मोबाइल थ्रू, अभी तो पेगासस का भी इशू हो गया, आपके मोबाइल से वो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, आप किसके साथ बैठे, ये सारा जान सकते हैं। तो अभी ये लोगों का क्या कहना था कि यार ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम किसके साथ मिलते हैं, हम क्या खरीदते हैं, हमने कौन से ट्रांजैक्शन किए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसका इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा थॉट है ये क्रिप्टो करेंसी लाने का, क्योंकि इसमें सामने वाला पर्सन कौन है ये कोई नहीं जान सकता। इसलिए ये जो वर्ड है ना क्रिप्टो करेंसी, करेंसी मतलब जो हम करेंसी यूज करते हैं एक्सचेंज के लिए, एंड क्रिप्टो का मतलब होता है एक क्रिप्टोग्राफी होती है। क्रिप्टोग्राफी मतलब उसका जो मैसेज है वो कोई डिसाइफर नहीं कर सकता, यानी कि उसके अंदर क्या है ये कोई देख नहीं सकता। तो दो कंसेप्ट देख लिया हमने। एक पहला कंसेप्ट देख लिया कि जो मनी का प्रिंटिंग होता है उस पर एक कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा है कि आपकी जो प्राइवेसी है वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए। ये दोनों फिलॉसफी है ये क्रिप्टो करेंसी के पीछे। एंड थ्रू ब्लॉकचेन, अभी हम ब्लॉकचेन के बारे में भी देखेंगे कि ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हमने इसको एक अंजाम दिया है। ठीक है, मतलब इसका मतलब है क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन इज एन एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी।
जो क्रिप्टो करेंसी नाम का जो वर्ड है उसमें एक करेंसी वर्ड है एंड एक क्रिप्टो है। तो क्रिप्टो मतलब क्या है कि ऐसा कुछ मैसेज जाना चाहिए कि जो कोई पढ़ नहीं सकता। तो ये है एलन ट्यूरिंग, इनके रिसर्च के बेस पे ये जो क्रिप्टोग्राफी है इसका इन्वेंशन हुआ है। अगर आप देखेंगे ना, इनके वर्क के ऊपर एक मूवी भी बनी थी, मैं आपको उसके बारे में अगले स्लाइड में बताऊंगा। अभी देखिए, द इमिटेशन गेम करके एक मूवी आया था। इसका क्या शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि इसका क्या एक्चुअली मेन थीम था। तो ये जो इमिटेशन गेम करके जो मूवी है, ये एलन ट्यूरिंग है, ये हम इसको कहेंगे, इनको कहेंगे क्रिप्टो एनालिस्ट। इन्होंने 1950 में एक रिसर्च किया था और ये जो मूवी है इस पे बेस्ड है कि वर्ल्ड वॉर टू में क्या है कि जर्मन लोग कुछ मैसेज सेंड करते थे उनके सैनिकों के लिए। तो वो मैसेज तो ब्रिटिश लोग रिसीव कर लेते थे, लेकिन उनको उसका मीनिंग पता नहीं चलता था। तो इन्होंने क्या किया था, एक ऐसा मशीन किया था कि वो अलग अलग हम कहेंगे उसको ट्रायल एंड एरर मेथड से उन्होंने वो मैसेज डिसाइफर किया एंड उसके लिए एक मशीन बनाई थी। तो ये हो गया मैसेज को डिसाइफर करना, इसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो ये भी एक क्रिप्टो करेंसी के पीछे इनका जो रिसर्च है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप देखेंगे, जैसे मान लो एक होती है पब्लिक की, एक होती है प्राइवेट की। पब्लिक की मतलब क्या है, जैसे मान लो आपका ईमेल आईडी है, आपका ईमेल आईडी है पब्लिक की, यानी कि वो लोगों के पास है कि दैट इज़ द एड्रेस, क्योंकि आपके पास एड्रेस होना चाहिए। वैसा ही एक एड्रेस ये बिटकॉइन में होता है, क्योंकि हम कैसे जानेंगे कि ये पैसा किसको जाना है, तो उसके लिए होता है, उसको कहते हैं पब्लिक की। एंड आपका जो ईमेल का जो पासवर्ड है वो है प्राइवेट की, वो बस आपको पता है। वैसे ही आप अगर बिटकॉइन अगर आप ट्रांसफ़र करना है आपको, तो आपको एक पब्लिक की चाहिए, यानी कि एड्रेस चाहिए आपको किसको भेजना है, एंड प्राइवेट की से आप उसको ओपन करके पढ़ेंगे। अगर किसी के पास भी अगर वो मैसेज चला गया, उसको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करके वो मैसेज को हम कहते हैं स्क्रैम्बल कर दिया गया है, कोई उसको पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, तो ये एक फिलॉसफी है क्रिप्टोग्राफी के पीछे, ये एक हम आप कहेंगे कि ये एक टेक्नोलॉजी है, इसके बेस पे वो आगे हमने पूरा ये ब्लॉकचेन है ये सारा डेवलप किया है। अभी हम आगे के स्लाइड पे जाते हैं। अगर आप देखेंगे ना, सबको सतोशी नाकामोटो का नाम पता है, लेकिन बहुत कम लोगों ने स्टुअर्ट हैबर का नाम सुना होगा। अगर आपने वो सतोशी नाकामोटो वाला 9 पेज का अगर उनका जो रिसर्च था, आप उसको रिसर्च पेपर कहिए, वाइट पेपर कहिए, अगर आपने वो पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने जो रेफरेंसेस दिए हैं उसमें स्टुअर्ट हैबर का नाम कम से कम 2-3 बार आया है। ठीक है, तो ये किस लिए, इनका काम किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ब्लॉकचेन चालू किया था। ठीक है, मैं बताता हूँ, इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाउ ब्लॉकचेन स्टार्टेड इन 1991 विथ टाइम स्टैंपिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट। ये क्रिप्टो करेंसी में, ब्लॉकचेन में, बिटकॉइन में टाइम स्टैंपिंग का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। टाइम स्टैंपिंग का मतलब ये है कि ये जो आपने एक डिजिटल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया या डिजिटल मैसेज क्रिएट किया, ये कब क्रिएट हुआ ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए फिजिकल वर्ल्ड में हम कैसे करते थे, जैसे मान लो कि पहले के ज़माने में कि लोग अलग अलग रिसर्च करते थे, तो पेटेंट किसको मिलेगा, जिसने पहले किया उसको पेटेंट मिलेगा। तो उस टाइम पे क्या होता था, मैन्युअली वो एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करते थे कि आपने 10 तारीख को ये रिसर्च आया है, उसके बाद उन्होंने लिख लिया रजिस्टर पे। फिर दूसरे ने 11 तारीख को इनका मैसेज आया, 13 को इनका मैसेज आया, फिर उसको कोई ऑथोराइज करता था। इससे हमें क्या पता चलेगा कि किसका पेपर पहले पब्लिश हुआ है, किसकी इन्वेंशन पहले हुई है। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे करेंगे। डिजिटल वर्ल्ड में हम कैसे समझेंगे कि कौन सा मैसेज या कौन सा इन्वेंशन पहले हुआ है या कौन सा डॉक्यूमेंट पहले क्रिएट किया गया, उसको कहते हैं टाइम स्टैंपिंग। यानी कि आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, डिजिटल डॉक्यूमेंट, उसको अगर हम टाइम स्टैम्प करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसका डॉक्यूमेंट का क्रिएशन कब हुआ है। तो इन्होंने 1991 में ये प्रोसेस चालू किया था। अभी हम देखते हैं इन्होंने क्या किया है। स्टुअर्ट हैबर, वन ऑफ द 2 इन्वेंटर्स, हम जो सेकंड है उनका भी आगे देखेंगे, ऑफ द ब्लॉकचेन, टेल्स द स्टोरी ऑफ द टेक्नोलॉजी, explaining how it works and describing applications that decentralize maintenance of the integrity of the digital record। इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी है। What started as a solution for a time stamping problem developed into something that is already transforming entire industries। तो अभी इन्होंने ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक मैसेज क्रिएट किया, ठीक है,
एक दूसरा मैसेज किया, तो इसको क्या है ना, आप इसको लिंकिंग करेंगे, उसके बाद इसका एक ब्लॉक बनेगा, फिर ऐसे ही अलग अलग ब्लॉक बन के ये सारा लिंकिंग होगा और इसको टाइम स्टैंपिंग किया जाएगा। यानी कि ये जो अगला ये मैसेज होता है, इसका इंफॉर्मेशन ये मैसेज में आएगा, उसका इंफॉर्मेशन अगले मैसेज में आएगा, उसका इंफॉर्मेशन अगले मैसेज में आएगा। यानी कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जो फर्स्ट मैसेज है उसका लिंक सेकंड में आएगा, सेकंड का कुछ लिंकेज थर्ड में आएगा, थर्ड का लिंकेज फोर्थ में आएगा। यानी कि आप जाके फर्स्ट मैसेज में चेंज करेंगे तो आगे का सारा लिंक डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका मतलब है ब्लॉकचेन से अगर हम ये सारा कनेक्ट करेंगे तो इसमें बीच में जाके कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। आज के डेट में क्या है, आप कंप्यूटर पे जाके कोई भी डॉक्यूमेंट चेंज कर सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने कब किया। लेकिन थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसमें क्या है, ब्लॉकचेन का मतलब है ऑल मैसेजेस आर कनेक्टेड थ्रू अ चेन। और आपको अगर पहले मैसेज में चेंज करना है तो आगे के सारे मैसेजेस चेंज हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया था, मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। इन्होंने क्या किया था, अभी देखो ये क्या करते थे। लॉन्गेस्ट रनिंग ब्लॉकचेन स्टार्टेड इन 1995 एंड स्टिल रनिंग स्ट्रॉन्ग टुडे, करंट हैश सर्कल इन रेड बेस्ड ऑन द स्टुअर्ट हैबर एंड डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा। जो मैंने कहा ना कि जो दो लोग थे वो ये थे, और इनका रेफरेंस सतोशी नाकामोटो ने दिया था। तो ये क्या करते थे, ये इनका एक प्राइवेट सर्विस था। जैसे मान लो ये क्या करते थे, ब्लॉकचेन डेवलप करते थे, और पूरे वीक का जो ब्लॉक बनता था उसका एक मान लो कोई एक कोड बनेगा, XYZ ABC123। फिर ये कोड जो है वो ये कोड पब्लिश करते थे न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में पब्लिश करने का पर्पस ये था कि ये इसकी इंटीग्रिटी बने रहेगी। मतलब आप अगर जिसको इससे रिलेटेड है, जिस पे इसका विश्वास है, वो देखेगा कि यार ये न्यूज़पेपर पे आ रहा है, इसका मतलब है इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। और जितने सारे ब्लॉक इसमें बनेंगे आगे, जैसे मान लो एक ब्लॉक से इन्होंने चालू किया होगा एंड आज 1 मिलियन ब्लॉक चल रहा है, तो ये जो ब्लॉक चल रहा है आज, उसमें पिछले सारे ब्लॉक्स का इंफॉर्मेशन रहेगा। इसका मतलब है बीच में जो कुछ भी हुआ है वो कोई चेंज नहीं कर सकता है। और उन्होंने क्या किया, न्यूयॉर्क टाइम में एवरी वीक का जो ब्लॉक बनता था, ऐसे ब्लॉकचेन ऐड करके करके, ब्लॉकचेन मतलब क्या है, एक कोड है, मतलब अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जिसमें कोई एक अल्फ़ाबेट है, कोई नंबर है, ऐसा एक स्ट्रिंग ऑफ कोड है ये। तो इसका पब्लिश करते थे न्यूज़पेपर। ये यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है, ये देखो ये ठीक है। तो ये इनका जो स्टडी है टाइम स्टैंपिंग का, ब्लॉकचेन का, और ये डब्ल्यू स्टोरनेटा जो है, स्कॉट टोरनेटा, तो इनका जो पेपर है सतोशी नाकामोटो ने पढ़ा, उसके बाद उसका यूज़ करके उन्होंने वो उनका जो वाइट पेपर था बिटकॉइन वाला वो पब्लिश किया। वो भी हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। देखिए ये जो है इनके साथ थे डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा। इन्होंने ब्लॉकचेन, ये दोनों ने मिलके ब्लॉकचेन का इन्वेंशन किया है। और ये पूरा क्रोनोलॉजी है कि बिटकॉइन के पीछे क्या क्या टोटल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, मतलब क्या क्या टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ किया है। ये कंप्लीट सीरीज ऑफ इन्वेंशन है। तो ये मर्कल ट्री क्या है ये भी हम देख लेंगे। 1980 से धीरे धीरे रिसर्च चल रहा था, लेकिन लास्ट में जो सबसे बड़ा जो काम किया था वो किया था सतोशी नाकामोटो ने। उसके बाद इथेरियम भी आपने नाम सुना होगा, विटालिक ब्यूटेरिन करके। ये एक्चुअली ओरिजिनल रशियन है ये, लेकिन अभी कनाडा में रहते। तो इन्होंने क्या किया है, इनका भी क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन इन्होंने एक टाइप का नेटवर्क क्रिएट किया है। इसको आप कहते हैं एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब ये इसके बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, इसके पीछे का थॉट क्या है, फिलॉसफी क्या है। अभी शॉर्ट में देख लेते हैं ये मर्कल ट्री क्या है। मर्कल ट्री सिंपल क्या है कि ये इट इज़ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट कंप्राइजेस मल्टीपल हैशेस और टाइम स्टैम्प्स। मैंने जो बताया ना, को टाइम स्टैम्प का मतलब क्या है, वो मैसेज का क्रिएशन कब हुआ है, एंड स्टोर्ड इन अ ब्लॉकचेन। ये क्या है, स्टोरिंग डेटा के लिए है। एंड ये किस लिए यूज़ किया गया है, डुप्लीकेट एंट्रीज इन द चेन कैन बी एलिमिनेटेड एंड ऑल ट्रांजेक्शन आर वेरीफाइड एट ऑल टाइम्स। ये इसलिए यूज़ होता है ये टेक्नोलॉजी का, अगर कोई मैसेज डुप्लीकेट होता है तो वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है, एंड ऑल जो ट्रांजेक्शन होते हैं पूरे सिस्टम में वो सारे वेरीफाई हो जाते हैं। अभी हम आते हैं सतोशी नाकामोटो के वर्क पे। On October 31st, 2008, Satoshi Nakamoto published the study he had been working on
बिटकॉइन P2P ई कैश अ सिस्टम ऑफ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक मनी। इसका मतलब है अगर मुझे आज आपको पैसा सेंड करना है तो मैं आपको डायरेक्टली नहीं सेंड कर सकता। हमें लगता है कि मैंने आपको डायरेक्टली किया, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ इंटरमीडियरी होती है। ठीक है, जैसे मैं अगर करूँगा तो कोई थ्रू बैंक या कोई थ्रू इंटरमीडियरी आपको पैसा जाएगा। तो लेकिन इनका कहना क्या है, विदाउट एनी इंटरमीडियरीज। लेस देन अ ईयर लेटर ऑन January 3, 2009 द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द बिटकॉइन ब्लॉकचेन कॉल्ड द जेनेसिस ब्लॉक, यानी कि फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन हुआ था, जो फर्स्ट ब्लॉक क्रिएट हुआ था। मैंने कहा ना ब्लॉकचेन में क्या होता है, एक ब्लॉक होता है और ऐसे हजारों लाखों ब्लॉक क्रिएट होते जाते हैं, और जो अगला ब्लॉक होगा उसमें पिछले ब्लॉक का मैसेज स्टोर होता है। थर्ड ब्लॉक पे फर्स्ट एंड सेकंड का मैसेज आएगा, फोर्थ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड का, ऐसे वो ब्लॉक बनते रहता है। तो ये जो फर्स्ट ब्लॉक है इसको कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक वॉज जनरेटेड, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ द बिटकॉइन नेटवर्क। ये बहुत बड़ा इवेंट था। फाइनली 5 days लेटर ऑन January 8, 2009 सतोशी नाकामोटो द क्रिएटर और द क्रिएटर्स, अभी पता नहीं ये कौन है। कुछ लोग कहते हैं कि वो, मैंने आपको स्टुअर्ट का नाम बताया, वो स्टॉर्नेट का नाम बताया, वो हो सकते हैं, कुछ लोगों का कहना है, लेकिन ये किसी को पता नहीं, कोई एक आदमी है या कोई ग्रुप है। द क्रिएटर और द क्रिएटर्स एज हिज रियल आइडेंटिटी हैज नॉट बीन कन्फर्म of the Bitcoin published Bitcoin V0.1 release announcing the first transaction with the cryptocurrency। ये हो गया फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अभी हम देखते हैं उनका ये पेपर। ये मैंने पूरा पेपर पढ़ा है और समझने का ट्राई किया है, जितना मुझे समझा आई थिंक 50-60% समझा होगा। अगर आपको रियली इंटरेस्ट है ये जानने में, क्योंकि क्या है, अगर आपको आगे जाके ये सिस्टम जाननी है, आपको इन्वेस्ट करना है खूब पैसा, तो आपको ये सिस्टम जाननी पड़ेगी। अभी मैं ये एब्स्ट्रैक्ट है ना ये पढ़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सच में ये टेक्नोलॉजी में भरोसा है, आगे जाके आपको इसमें लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको, आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपको ये करना है। अभी देखिए क्या लिखा है, मतलब हम कहते हैं ना, मैं अब मतलब ये कहता हूँ कि जो रिसर्चर है उनको हमें सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उनके रिसर्च पे बेस पे ही आगे की टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। अ प्योरली पीयर टू पीयर वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश। प्योर का मतलब है अगर ए को बी को सेंड करने का है तो बीच में कोई नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट उसको पैसा जाएगा। अ प्योरली पीयर टू पीयर वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश वुड अलाउ ऑनलाइन पेमेंट्स टू बी सेंड डायरेक्टली फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर विदाउट गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बहुत ब्रिलियंट आदमी है ये। डिजिटल सिग्नेचर्स प्रोवाइड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। डिजिटल सिग्नेचर होता है ना हमें कि आपने किया, लेकिन वो पार्ट सॉल्यूशन है। उनका कहना है कि वो फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है। बट द मेन बेनिफिट्स आर लॉस्ट इफ अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी इज स्टिल रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डबल स्पेंडिंग, यानी कि बीच में कोई थर्ड पार्टी चाहिए कि वो उसको वेरीफाई करेगी कि डबल स्पेंडिंग नहीं हुआ है। ठीक है, वी प्रपोज अ सॉल्यूशन टू द डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम यूजिंग अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब ये डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम थोड़ा टेक्निकल है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए। अभी हम इसके डिट में नहीं जाएंगे, अदरवाइज वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। द नेटवर्क टाइम स्टैम्प्स ट्रांजैक्शन बाय हैशिंग देम इनटू एन ऑनगोइंग चेन ऑफ हैश बेस्ड प्रूफ ऑफ वर्क फॉर्मिंग अ रिकॉर्ड दैट कैन नॉट बी चेंज विदाउट रीडूइंग द प्रूफ ऑफ वर्क। यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क नाम का एक यहाँ पे एक प्रोसेस होता है। ठीक है, एक बार वो प्रोसेस हो गया तो आप वो जो ट्रांजैक्शन है उसको चेंज नहीं कर सकते, और वो रिवर्स करना इम्पॉसिबल जैसा है। द लॉन्गेस्ट चेन not only serves as a proof of the sequence of the event witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. As long as a majority of CPU power is controlled by the nodes that are not cooperating to attack the network, they will generate the longest chain and outpace attackers। यानी कि इनका यहाँ पे कहना है कि ये अलग अलग जितने नोड्स हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, यानी कि यहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है कि जो इसको चेंज करेगी। द नेटवर्क इटसेल्फ रिक्वायर्स मिनिमल स्ट्रक्चर। मैसेज आर ब्रॉडकास्ट ऑन अ बेस्ट एफर्ट्स बेसिस एंड द नोड्स कैन लीव एंड रिजॉइन द नेटवर्क एट विल, accepting the longest proof of work chain as a proof of what happened while they were gone। तो यहाँ पर आपको ये टेक्निकल चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बस आप इतना जान लीजिए कि यहाँ पर हमें कोई भी थर्ड पार्टी
की ज़रूरत नहीं है कि जो वेरीफाई करेगा। जितने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है वही जो हम कहेंगे एज अ सेंट्रल और डिसेंट्रल अथॉरिटी का काम करेंगे, उसके बेसिस पे ही ये पूरा नेटवर्क चल रहा है। तो आप ये 9 पेज का पेपर है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम लगेगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो 9 पेज का जो पेपर पब्लिश किया था वाइट पेपर, उसके नीचे उन्होंने ये रेफरेंसेस दिए थे। किसका रेफरेंस था? अभी हमने स्टुअर्ट हेबर का देखा, वो जो पेपर न्यूज़पेपर वाला न्यूयॉर्क टाइम्स वाला वो, एंड W.S. टॉर्नेटा। ये देखिए एस हेबर W.S. टॉर्नेटा, उसके बाद ये एस हेबर W.S. टॉर्नेटा, और जो हमने मर्कल ट्री वाला देखा वो ये, यानी कि 3 जगह पे उन्होंने इनका रेफरेंस दिया हुआ है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये जो सतोशी नाकामोटो यही लोग हैं, ये इनका रेफरेंस दिया है ना, ये वही लोग हैं, लेकिन इसकी आप मतलब ये प्रूव नहीं कर सकता कोई। अगर वो हो गए तो वो भी किसी को बताएंगे नहीं, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी का मेन फीचर ही यही है कि आपकी आइडेंटिटी सीक्रेट रहनी चाहिए। अभी देखते हैं हम इनका जो ये पेपर है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है वो भी हम एक जस्ट 5 मिनट में देख लेते हैं। हाउ टू टाइम स्टैम्प डिजिटल डॉक्यूमेंट। ये अगर इन्वेंशन नहीं होता तो फिर क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, बिटकॉइन कुछ भी नहीं होता है। स्टुअर्ट हेबर एंड W. स्कॉट स्टोर्नेटा, ठीक है, ये सारा इसमें इन्वॉल्व है, जिनका नाम हमने पहले देखा। अभी एब्स्ट्रैक्ट क्या है इनका, एक जस्ट 2 मिनट में पढ़ लेते हैं। द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ वर्ल्ड इन विच ऑल टेक्स्ट, ऑडियो, picture and video documents are in digital form on easily modifiable media raises the issue of how to certify when a document was created or last changed. इनका कहना बहुत सिंपल है। इनका कहना है किसी ने एक वर्ड की फाइल क्रिएट की तो वो कब क्रिएट की, और उसमें अगर चेंजेस किए किसी ने तो वह कब किए, ये हमें पता चलना चाहिए। ये इनका मेन एम था। द प्रॉब्लम इज टू टाइम स्टैम्प द डेटा, नॉट द मीडियम, ठीक है। वी प्रपोज कंप्यूटेशनली practical procedure for digital time stamping of such documents so that it is infeasible for a user either to backdate और टू फॉरवर्ड डेट हिज डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर किसी ने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है तो वो उसका टाइम आगे भी नहीं ले जा सकता, पीछे भी नहीं ले जा सकता। इवन विद द कोल्यूजन ऑफ अ टाइम स्टैम्पिंग सर्विस, आवर प्रोसीजर्स मेंटेन कंप्लीट प्राइवेसी ऑफ द डॉक्यूमेंट देमसेल्व्स एंड रिक्वायर नो रिकॉर्ड कीपिंग बाय द टाइम स्टैम्पिंग सर्विस। ये ऑटोमेटिकली वो जो मैंने बताया कि वो क्रिप्टोग्राफिक मैसेज में स्टोर करेंगे, और इसमें प्राइवेसी भी रहेगी, सिक्रेसी भी रहेगी, और ये कब डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया है ये भी हमें यहाँ पर पता चलेगा। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि ये आज के डेट में आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, या ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, इसके पीछे हमने देखा एक तो हमारा मेन फिलॉसफी था कि जो सेंट्रल बैंक्स है, सेंट्रल बैंक्स का जो मनी प्रिंटिंग का बिजनेस चल रहा है वो रुकना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस पर अगर लगाम नहीं होगा तो हम इतना पैसा कमाएंगे और बाद में सेंट्रल बैंक उसको अनाप शनाप प्रिंट करके अगर इनडायरेक्टली अमीर लोगों को देंगे तो हमारा जो पैसा है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरा इसमें पर्पज़ है कि मेरी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन होनी चाहिए। एंड फिर बाद में हमने इसके पीछे क्या क्या टेक्नोलॉजी है, इसके बाद हमने ब्लॉकचेन देखा है, उसके बाद हमने क्रिप्टोग्राफी क्या है ये देख लिया। तो ये सारा फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है। अगर लोग ऐसा नहीं सोचते प्राइवेसी के बारे में, सेंट्रल बैंक के बारे में, या ये टाइम स्टैम्पिंग या रिसर्च है, तो आज के डेट में ये पूरा ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन के बारे में इतना सारा डिस्कशन हो रहा है वो नहीं होता है। तो मैंने मेरा फुल ट्राई किया, मैं काफ़ी दिनों से इसके बारे में सर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, समझने का ट्राई कर रहा था। ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है, किसी को भी इसके बारे में 100% नहीं पता है। हर एक आदमी उसके हिसाब से रिसर्च कर रहा है। जो अभी विटालिक बुटेरिन हमने देखा ना, उनका भी वही था कि उनके पास पैसा नहीं था बिटकॉइन खरीदने के लिए, लेकिन उन्होंने भी पब्लिश किया था पेपर। जो इथेरियम जो नेटवर्क है, अभी बिटकॉइन क्या है, इट्स जस्ट अ करेंसी है, लेकिन इथेरियम में क्या, इथेरियम इज अ नेटवर्क। और मुझे इथेरियम का जो फ्यूचर है आगे ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें आप कोड लिख सकते हैं, आप टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकते हैं, जैसे मान लो डिपॉजिट सर्विसेज है या उसके बाद इंश्योरेंस है, उसमें
काफ़ी सारे लोग जाके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और लोगों ने प्रोग्रामिंग करना चालू कर दिया है। तो आप थोड़ा पढ़िए उसके बारे में भी, इथेरियम क्या है, ईथर क्या है, और ये अलग अलग करेंसी है। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये जो टॉप की आप उसका मार्केट कैपिटल देखिए, जो टॉप 10 मार्केट कैप वाली करेंसी है उसी में इन्वेस्ट कीजिए। अगर स्टार्ट करना है तो 1000-2000 से स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा पैसे यहाँ पर मत लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग प्रोसेस।